हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए इस सीरीज जो आपका है यूजीसी नेट पेपर वन यानी कि यूजीसी नेट पेपर वन का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर वन का डिस्कस करेंगे जो कि दिसंबर में पूछा गया सारा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर वन ये रहा आपका और दिसंबर का है। दिसंबर जो 25 में एग्जाम हुआ है उसका ये पेपर है और पेपर वन का सारा चीज हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का है लेकिन हम पेपर वन डिस्कस करेंगे जो कि 50 क्वेश्चन रहता है पेपर वन का। ठीक है, जनरल पेपर है, उसको हम अभी एक एक करके आप लोग के बीच ये सीरीज कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। जो कि 2 जनवरी 2026 को एग्जाम हुआ था, यानी कि इसको हम दिसंबर 25 क्या यूजीसी नेट का पेपर वन का क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे जनरल पेपर की ओर। जनरल पेपर करेंगे जो कि 10 यूनिट्स होता है। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं डीआई, क्योंकि डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डीआई से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहता है और 2 नंबर का, यानी कि 5 गुना 2 10 नंबर आपका डीआई में जो है सही करते हैं तो 10 नंबर श्योर मिल जाता है। ठीक, तो डीआई का क्वेश्चन का भी हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके बनाएंगे और आप लोग भी देखिए, जहां जिनको भी जो कंफ्यूजन लगेगा कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। पहले क्या है, स्टडी केयरफुली। अब जो टेबल दिया हुआ पहले इसे स्टडी करें। स्टडी केयरफुली द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड हियर अंडर। पहले टेबल को पढ़ें, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर करना है। इन दिस टेबल नंबर इन थाउजेंड्स, जो भी नंबर लिखा हुआ है ये सब थाउजेंड में है, हजार में है। ठीक है, और 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट्स इसमें है। ए बी सी डी ई ये जो है सो 5 प्रोडक्ट है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा कि जो भी नंबर है वो थाउजेंड्स में लिखा हुआ है और इसमें जो है सो 5 प्रोडक्ट्स है जो कि ए बी सी डी ई है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर गिवन, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है हर एक ईयर में अलग अलग हो रहा है, उस चीज को यहाँ ईयर के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपको अब में ये ध्यान में रख के चलना है, तभी आगे क्वेश्चंस बनेगा और इसी डाटा को लेके हमको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, जो कि अभी करेंगे, आप लोग भी करेंगे और हम करेंगे। तो इसमें जहां भी जो भी लगेगा आप देखें। ठीक है, तो ये टेबल पहले देख लेना है, समझ लेना है। अब आते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, जो यहाँ ईयर दिया हुआ है इस सब सारा ईयर में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ दैट ईयर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए का अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब जो एवरेज है किस साल का एक प्रोडक्शन का, मतलब कि इक्वल है एवरेज, ये बताइए, मतलब उसके आसपास है। ठीक है, तो उसको मेनली यहाँ हमको क्या कर रहा है, एवरेज निकालना कर रहा है। जब आप एवरेज निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा किस साल का इक्वल है। ठीक है, तो पहले चलिए 2021 का एवरेज निकाला जाए, क्योंकि एवरेज निकालने को पता होगा कि जितना भी नंबर है उसको जोड़ लेंगे और उसके बाद जैसे यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 है, तो इस सबको जोड़ घोटे 5 कर देंगे। तो यहीं पे ये बात है, पहले एवरेज निकालें 2021 का। ठीक है, 2021 का जब एवरेज निकालेंगे, 2021 का जब एवरेज निकालेंगे तो 29 होगा। ठीक है, 29 जो दिया हुआ है प्लस 45। ठीक है, प्लस 45 हो जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना कर देंगे, जो पूरा होगा। एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 कर दीजिए। अब इस सबको जोड़िए, जोड़ कितना आएगा, जोड़ आपका आएगा 147। ठीक है, 147 बटे 5 जब करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 29.4 आएगा। ठीक है, 29.4 आएगा। तो हम पहला ही करने से मेरे को एवरेज पता चल रहा है कि 2021 में ही आएगा, जो कि 29 क्या
है ना 29.4। अब मान लीजिए अगर आप 22 का करते हैं, ठीक है, आप खुद कर लेंगे, 22 का कीजिएगा, सबको लिख करके जोड़ लीजिएगा तो 203 आएगा, ठीक है 203। ये 2022 का एवरेज जब करते हैं, एवरेज निकालना कैसे निकालना बता चुके हैं, 203/5 करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 40.6 आएगा, ठीक है 40.6, जो कि नहीं ना आ रहा है 2000 एवरेज 29 के बराबर तो नहीं आ रहा है। उसके बाद मान लीजिए आप 2023 का करेंगे, 2023 का जब करेंगे तो कितना आएगा, आप 2023 का एवरेज निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 47.4 आएगा, ठीक है 47.4 आएगा। 24 का जो है, 24 का कितना आएगा एवरेज, 46.2 आएगा, ठीक है आप निकाल सकते हैं, इसका एवरेज इस तरह से निकलता है, बट वेरी क्लोज, जो बहुत क्लोज है वो कितना क्लोज है, 29.4 ही जो है सो क्या है, ये वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज, बहुत क्लोज, नजदीकी होने के कारण आपका आंसर जो है 2021 आता है, ठीक है 21 क्या है, बहुत ज्यादा ये क्लोज है, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट होगा, 2021 होगा, क्योंकि यहाँ पर यही कह रहा है कि प्रोडक्ट ए वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर, पूरे ईयर क्या इक्वल है, 29 है ना, एक का इक्वल, सबको जोड़े तो 29 के पास आ ही रहा है, चलिए आपका एक आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 2 क्या कहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट सी इन द ईयर 2023, जो 2023 में सी मैन्युफैक्चर कर रहा है, वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी इन ईयर 2022 इन 2024। एक्चुअली यहाँ जो प्रोडक्ट सी है 2023 में क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका परसेंटेज टोटल क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बी इन ईयर 2022-2024, यहाँ पर तीनों चीज निकालना होगा, तब पहले प्रोडक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सी पहले क्या देखना है, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट सी पहले देख लीजिए, प्रोडक्ट सी, ठीक है 2023 में कितना है, 2023 प्रोडक्ट सी 2023 में यहाँ देख लिया जाए, प्रोडक्ट सी जो है 2023 में कितना है, 92 है, तो हम 92 करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल, जो टेबल में दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी है 2022 में, ठीक है 2022 में जो है सो प्रोडक्ट बी कितना है, यहाँ देख लेते हैं 2022 में 52 है ना, यहाँ डाटा हम 52 कर देंगे, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट बी 2024, है ना, प्रोडक्ट बी 2024 प्रोडक्ट बी कितना है, 2024 में प्रोडक्ट बी 58 है, ठीक है 58 यहाँ करेंगे, जो डाटा गिवन है उसी से हमको कुछ यहाँ करना है। अब देखिए प्रोडक्शन निकालना है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन निकालना है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शंस ऑफ बी, ठीक है टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो 2000 बी क्या है 2022 और 2024, ठीक है 2022 प्लस 2024, टोटल प्रोडक्शन बी का हम देख रहे हैं, पहले देख लेते हैं, जो यहाँ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका व्हाट परसेंटेज करा ऑफ टोटल प्रोडक्शंस फॉर ईयर 2024 बी का ही कर रहा है ना, यहाँ देख लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चंस लिखा है इस उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिए, फिर इसको कितना 52 है ना, 52 प्लस 58 कर लीजिए, 52 प्लस 58 कर लिए, ठीक है 52 प्लस 58 कर लिए, 110 होगा, 110 ये हो गया, ठीक है 110। अब मान लीजिए रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमको रिक्वायर्ड परसेंटेज ही पूछ रहा है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, तो 92 है ना, टोटल कितना है 2023 का जो है
92 है जी, 92 है, भागा कितना आया है 110, 110 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। इसको कटकुट करेंगे तो आपको आ जाएगा 83.64, ठीक है, 83.64 आ जाएगा। यानी कि लगभग लगभग कितना हो गया, 84% हो गया ना, लगभग लगभग आपका 84% हो गया, 84% आसपास हो गया। तो यहाँ आंसर देखिए है 84%, यहाँ अप्रोक्स आंसर चुनना है, 84% आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को जहां भी जो भी कंफ्यूजन लगे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन से आप कर लेते हैं, इसमें नंबर कटने की बात नहीं होती है, फुल का फुल मार्क्स आपको मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्या है कि क्वेश्चन आपका रहा, इफ वी कंसीडर द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी और ई इन ईच ईयर, प्रोडक्ट सी और ई का कंबाइंड जो प्रोडक्शन होता है हर एक ईयर, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड प्रोडक्शन द ईयर्स 2023 और 2025 के बीच क्या अंतर है, डिफरेंस निकालने के लिए कहा रहा है। क्या निकालना है इसमें हमको, डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चंस को पढ़ें उसके बाद करेंगे तो पता चल जाएगा। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले वैल्यू हमको टेक करना है, टेक वैल्यू, ठीक है, टेक वैल्यू जो भी वैल्यू है 1000 में दिया हुआ, इस चीज को ध्यान देंगे, टेक वैल्यूज, ठीक है, 2023 2023 और 2025 का, 2023 का हम वैल्यू को टेक लेते हैं। क्या कर रहा है, सी और ई, ठीक है, सी और ई 2023 का सी का वैल्यू कितना है और ई का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लेते हैं, टेबल से ही काम होगा। सी का वैल्यू कितना है, 92 है, ठीक है, और ई का वैल्यू 39 है, यहाँ दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सी का वैल्यू कितना भाई 92 है, ठीक है, उसके बाद ई का वैल्यू 39 है, ठीक है, ई का वैल्यू कितना है 39 दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसी पे चल रहा है। अब क्या करना है, कंबाइंड, ठीक है, अब करना है कंबाइंड, ठीक है, कंबाइन जब करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, कंबाइंड वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 92 प्लस 39 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 131 आएगा, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब 2025 की बात कर लेते हैं, 2025 की, 2023 हुआ, 23 कर दिया ना, 131 23 का आया, अब 25 की फिर सी और ई का बात करेंगे, ठीक है, सी का कितना भाई 2025 का देख लेते हैं, सी का 82 है ना और ई का 34 है, ठीक है, 82 और 34 यहाँ लिखेंगे, सी का क्या है 82 है और ई का कितना है 34 है, अकॉर्डिंग टू टेबल, जो टेबल में है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 116 आ जाएगा, ठीक है, 116 आ जाएगा। अब डिफरेंस का रहा तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, फाइंड डिफरेंस, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा 131, 131 माइनस 116 करेंगे, जो डिफरेंस आपका आएगा वो जो है 15 आएगा, ठीक है, 15 डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसमें सारा 1000 में है तो 15 गुना 1000 कर दे, ठीक है, 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारा वैल्यू उसमें 1000 में है, तो कितना आ गया ये 15,000 आ गया, 15,000 टोटल आ गया। 15,000 आपका देखिए किस में ऑप्शन आ रहा है, 2 में आ रहा है, ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल सही है, ठीक। जहां भी आप लोग को इसमें जो भी कंफ्यूजन लगे कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है, हमें नहीं लगता कि इतना करने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट आते हैं, जो कि समझ ही गए होंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्या है, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, जो ईयर्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट बी हैज द लोएस्ट परसेंटेज, प्रोडक्ट बी का जो क्या कह रहा है कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द विथ रेफरेंस टू कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि आप बताइए कि जो प्रोडक्ट बी का है लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग है
तो इसको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ रेफरेंस टू कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट ईयर, कितना मतलब कंबाइन मतलब कितना ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सबसे कम परसेंटेज किसका है, किस साल का है वो बताना है, ठीक है। सबसे कम परसेंटेज किस ईयर का है, फॉलोइंग ईयर दिया हुआ है ना, किस साल का सबसे कम परसेंटेज है वो आपको बताना है, ठीक। यानी प्रोडक्ट बी को मेन प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको फॉर्मूला बताते हैं और एक निकालेंगे, बाद में कि आप लोग खुद कोशिश करेंगे निकालने का। वी नीड फाइंड ईच ईयर, ठीक है, हमको क्या करना है, निकालना है। वी नीड ठीक है, वी नीड टू फाइंड ठीक है, फॉर ईच ईयर, हर एक ईयर का निकालना है, फॉर ईच ईयर, ठीक है, फॉर ईच ईयर हर एक साल का निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ बी, मैंने हमको क्या निकालना भाई, परसेंटेज ऑफ बी को लेके चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी को ऊपर रख लेंगे ना, ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, ये हो गया, इतना समझ गए होंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इंटू 100, जी इंटू 100 कर दिए। अब आपको 2021 का निकालना है, ठीक है, चूंकि यहाँ जो दिया है इसी पे काम करेंगे। 2021 का निकालिए टोटल, ठीक है, टोटल निकालना है 2021 का। तो क्या होगा, यहाँ आए पहले इसको कर लें। 2021 का जो है क्या टेबल पे अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, 29, 45, 26, 15, 32 है, इस सब को जोड़ना है, ठीक है, इस सब को जो है जोड़ना है। क्या क्या था वहां पे, 29, 45 था, ठीक है, 26, 15 और 32, टोटल जो है 147 होता है। कितना होता है टोटल, 147 होता है, ठीक है, टोटल 147 हो जाता है। अब चूंकि बी का कह रहा है, बी कितना है 45 है, ठीक है, 45 है, तो 45 बाय 147 कर देंगे, 147, जो इसका परसेंटेज निकल के आप लोग के बीच आएगा 30.6 आएगा, ठीक है, 30.6। इसी तरह से 22, 23, 24 का भी करेंगे, ठीक है। तो 22 का परसेंटेज खाली हम परसेंटेज लिख देते हैं, आप लोग करना होगा तो कर सकते हैं, जैसे इस प्रोसेस से ही होगा, ठीक है। 22 का आता है 25.6, 22 का आता है 25.6, ये हो गया आपका 21 का, ये हो गया 22 का 25.6, ठीक है। और 23 का जो आता है टोटल 2023 का कितना आ जाएगा, 23 का 22.8, ये सब अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है, 22.8। और 24 का जो है टोटल, 24 का अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है, जो कि 25.1 है, 25.1% है। इसमें सबसे लोएस्ट किस साल में है, देखिए लोएस्ट तो 25 है, 30 है, 25.1 है, 25.6 है, ठीक है, 30.6 है, तो लोएस्ट कितना है 22.81, 22.8, सॉरी 22.8 ही तो सबसे लोएस्ट आ रहा है परसेंटेज। तो लोएस्ट परसेंटेज क्या है 22 पॉइंट है लोएस्ट परसेंटेज। तो कौन साल का है 2023 का है, 2023 आपका यहाँ पे जो है सो बिल्कुल सही आंसर 2023 आएगा। देखिए डीआई क्वेश्चंस में आप अगर सही से करते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिलने का, इसमें कोई नंबर कटता उठता नहीं है, आंसर आ गया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डी इन द ईयर 2021, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट डी का 2021 इज अप्रोक्सीमेटली लेस by what percent of its productions in the year 2024 का क्या प्रोडक्शन है परसेंटेज का वो बताना है, ठीक। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि एक्चुअली हम जो प्रोडक्ट डी, जी क्या करें, प्रोडक्ट डी 2021 का लिया जाए, प्रोडक्ट डी की बात हो रही है, ठीक है, और 2021
2021 कितना है, यहाँ देखिए, बिना टेबल देखे काम नहीं होगा। प्रोडक्ट डी 2021, ठीक है। 2021 प्रोडक्ट डी कितना है, प्रोडक्ट डी 2015 है ना, 15 है, ठीक है, 15 है। चलिए 15 लिखते हैं यहाँ पे हम, प्रोडक्ट डी 15 हो गया, ठीक। अब 2024 का रहा है, 21 हो गया, 2024, ठीक है। ईयर 2024, प्रोडक्ट डी 2024, प्रोडक्ट डी 24 का डी कितना है, जितना है उतना ही करेंगे। 24 का डी 34 है, 24 का डी सॉरी 27 है, कितना है 27 है। 24 का डी आपका 27 हुआ, ठीक है, 27 हुआ। ये हो गया। अब क्या करना है, चलिए इसमें कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब कंपेयर करने के लिए क्या होता है, कंपेयरिंग करने के लिए इसको माइनस करेंगे, 27 माइनस, इसको माइनस करेंगे। चलिए यहाँ 1 मिनट, -27 -15, ठीक। ये कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस, 12 आएगा, 12 डिफरेंस आया। अब क्या कर देना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीजेज, परसेंटेज जो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है विथ रेस्पेक्ट टू 2024, विथ रेस्पेक्ट टू 2024, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 2024। तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12/27, ठीक है, इंटू 100। इसको जब आप कटपुट करेंगे 44% आएगा, जो कि कितना है, ऑप्शन संख्या 4 है, जो कि आपका यहाँ पे सही आएगा। इसमें आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन लगे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। उसी का ये जो है हिंदी वर्जन है, जो भी आपको इंग्लिश में करवाया है, ठीक है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख लेंगे इसको, सारा क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, अभी जस्ट करवाया है। एक चीज को फिर दोबारा बताना पॉसिबल नहीं होता है, सेम चीज ऊपर हम करवा दिए इंग्लिश मीडियम से, आप इसको देख लेंगे, ठीक। ये भी जो है हिंदी वर्जन हो गया। आपको हम इंग्लिश में बताए हैं तो हिंदी ही बोले हैं अधिकांशतः, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है हिंदी वर्जन का क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हिंदी वर्जन का रहा। जो भी हिंदी मीडियम से हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप वहां से यहाँ हिंदी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या आते हैं, करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग, ठीक। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए नेट का क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट को आपको बताना है, ठीक। डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स इज डन इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। यस, डायग्नोस्टिक ऑफ लर्नर सही है, जो कि क्या होता है, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग होता है, बिल्कुल सही है। अब क्या है, फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर्स। जी हाँ, जो फीडबैक मिलता है ना वो लर्नर को बहुत ही मतलब कि उसके लिए टीचिंग के लिए बेटर है। फीडबैक बिना क्या होता है, टीचिंग अधूरा होता है। तो फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर्स आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही है। बिना फीडबैक का जो होता है नहीं हो पाता है, ये भी आपका सही है। फिक्सिंग अप गोल्स एंड कंटेंट आर डन पोस्ट एक्टिव, गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, फिक्सिंग होता है। सिलेक्शन ऑफ appropriate testing devices is done in post active stage of teaching, जी बिल्कुल सही है। ये क्या है, डिसीजंस अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज टीचिंग, बिल्कुल गलत है। ए बी डी सही हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या सी ये तो गलत है, ए सी गलत है, ए बी डी यानी कि ए बी डी आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है, सेम टू सेम है, जो भी बताए हैं उसका हिंदी यह रहा। शिक्षण के अन्योन्य क्रियात्मक चरण में शिक्षार्थियों का निरूपण किया जाता है, जी बिल्कुल सही है, किया जाता है। शिक्षण
के सक्रियोत्तर चरण में शिक्षार्थियों का परीक्षण एवं प्रतिपुष्टि की जाती है, बिल्कुल की जाती है। शिक्षण के सक्रियोत्तर चरण में लक्ष्य और विषय वस्तु जी नहीं किया जाता है। शिक्षण के सक्रियोत्तर चरण में उपयुक्त परीक्षण साधनों का चयन किया जाता है, बिल्कुल सही है। ए बी डी यानी कि आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे 3 सही निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है एक्चुअली यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, अरेंज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अरेंज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है टीचिंग का ही है। कॉग्निटिव डोमेन फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर, यानी कि जो लो से हाई जाता है कॉग्निटिव डोमेन में वो बताना है, ठीक है, लोअर टू हायर। देखिए सबसे पहले जो होता है क्या होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज होता है। नॉलेज के बाद क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन होता है। क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन। नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एनालिसिस। क्या करते हैं, सी यानी कि एनालिसिस। एनालिसिस के बाद क्या होता है, सिंथेसिस होता है, जो कि लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर है। लास्ट में इवैल्यूएट कर लेते हैं, क्या इससे निष्कर्ष निकल रहा है, इवैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक। ये क्या होता है आपका लोअर टू हायर ऑर्डर, समझ गए होंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज होता है। नॉलेज सबसे लोएस्ट, और नॉलेज के बाद क्या, नॉलेज को कॉम्प्रिहेंसिव किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन होगा। फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, फिर सिंथेसिस किया जाता है, लास्ट में उसको इवोल्यूशन किया जाता है, जो कि लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर होता है। यानी कि DACBA कौन ऑप्शन आ रहा है, ये गलत हो गया। DACBA यानी कि आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सेकंड ही सही हो रहा है, तो सेकंड पे ही रहेंगे, थर्ड फोर्थ तो होना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसी का हिंदी वर्जन है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के शैक्षणिक उद्देश्यों को निम्न स्तर के कौशलों के उच्चतर स्तर के कौशलों का क्रम लगाएं। यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का टीचिंग व्यवस्था है वो उच्चतर स्तर निम्न से उच्चतर अभी जस्ट बताए हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान होता है। ज्ञान के बाद क्या आएगा, बोध आएगा, ठीक है, ज्ञान के बाद बोध आएगा, फिर विश्लेषण आएगा, विश्लेषण के बाद संश्लेषण आएगा, और लास्ट में उसका मूल्यांकन होता है। इस तरह से आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए मैचिंग आने का है, ठीक। मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ पे आपको मैच करवाना है। कंसेप्ट मैपिंग क्या है, किसमें आएगा, 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बेस्ड प्लानिंग और यूनिट प्लान। तो इस तरह से यहाँ पे मैचिंग की बात है, ठीक है। तो कंसेप्ट मैपिंग जो होता है किसमें आता है, जो कंसेप्ट दिया रहता है एक्चुअली कंसेप्ट मैपिंग किसमें आता है, ग्राफिकल टूल्स ऑर्गेनाइजिंग रेस्पेक्टिव नॉलेज, इसमें क्या आएगा, कंसेप्ट मैपिंग आएगा। 5E वेस्ट लेसन प्लानिंग, जो ई वेस्ट लेसन प्लानिंग होता है एक्चुअली वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में होता है। किसमें होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में, यानी इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में होता है, बिल्कुल सही है। अब है स्टिमुलस रेस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, इसका जो होता है बिहेवियरिस्ट, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बिहेवियरिस्ट अप्रोच हो जाता है। और यूनिट प्लान क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। आप खुद देखिए, जब कोई यूनिट प्लान होता है क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। यानी कि यूनिट प्लान क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। क्या है, 1 2 4 3, एक कट गया, 1 2 4 3, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे 2 बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ठीक। वही यहाँ पे आपको मैचिंग करवाना है, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और जोशी का हिंदी वर्जन ये रहा, जो अभी इंग्लिश में किए हैं। संकल्पना क्या है, संकल्पना प्रति चित्रण जो होता है ज्ञान के संगठन के प्रतिरूपण के लिए ग्राफीय उपकरण है। 5E आधारित पाठ योजना जो होता है रचनात्मक पागम, बिल्कुल सही है। उद्दीपन
अनुक्रिया आधारित पाठ्य योजना जो होता है व्यवहारवादी पाठ्यक्रम होता है, और इकाई योजना जो होता है चलिए क्या होता है विषय वस्तु की व्यवस्थित विन्यास योजना होता है। इस तरह से आपका सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्या है, द स्वयं वाज लॉन्च्ड इन, स्वयं का लॉन्च कब हुआ? ठीक है, स्वयं का जो है लॉन्चिंग कब हुआ? तो 2017 में, 2017 में जो है स्वयं का लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं, स्वयं को किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2017 में जो है स्वयं को आरंभ किया गया। तो डायरेक्टली ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ आपका ईयर याद आता है तो क्वेश्चन करके आगे निकल सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ टीचिंग? नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है, यानी गलत बताना है, सही नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियर मॉडल ऑफ टीचिंग? कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है? ठीक है, नहीं है वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन करना होता है। It does not take into account important internal process take place mind in my mind, बिल्कुल सही है। It is not appropriate for higher order learning, बिल्कुल सही है। Not criticism कौन सा नहीं है? It is not appropriate for lower order learning, ये lower order learning appropriate नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नोट गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे जो है 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के व्यवहारवादी मॉडल की आलोचना नहीं है? कौन सा आलोचना नहीं है? तो यह निम्न स्तर के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है, ये जो है आलोचना इसका नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही जाएगा। यह उन महत्वपूर्ण आंतरिक प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता जो मस्तिष्क में चलती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये बिल्कुल सही है। यह उच्चतर स्तर के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है, ये भी इसके अकॉर्डिंग सही है। कभी कभी अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संबंध से परे होता है, लेकिन ये जो है इसकी आलोचना का मॉडल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। जो सर्वे रिसर्च होता है, सर्वे रिसर्च क्या है? ओपन एंडेड है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पे कोई ये लिमिटेशन नहीं होता है कि क्वेश्चन यहीं से करना है। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड इन सर्वे रिसर्च। ठीक है, जो ओपन एंडेड होता है सर्वे रिसर्च में वो क्या होता है वही बताना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इट इजी टू प्रोसेस ऑफ आंसर, जी नहीं। रेस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, हाँ अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं रेस्पोंडेंट, बिल्कुल सही है। दे एनहांस द कंपेबिलिटी ऑफ टू ऑफ आंसर, जी नहीं। दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज, नया एरिया कहाँ पर खोज होता है, एक्सप्लोर होता है। और वंस इन विच द रिसर्चर्स हैड लिमिटेड नॉलेज, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका बी और डी सही है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पे सही निकल के आएगा। ठीक, क्या है सर्वेक्षण? हाँ, सर्वेक्षण अनुसंधान में युग मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के लाभ को पहचानिए। उत्तरों का प्रक्रमण करना आसान होता है, बिल्कुल नहीं। उत्तरदाता अपने शब्द में उत्तर दे सकता है, बिल्कुल सही है, अपने शब्द में उत्तर दीजिए, कोई इशू नहीं है। उनसे उत्तरों की तुलनता बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे ऐसे नए क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए उपयोगी होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता का सीमित ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि बी और डी आपका ऑप्शन रहा। तो देखिए कौन ऑप्शन सही आ रहा है, चौथा ऑप्शन जो है सही है, बी और डी बिल्कुल सही निकल के आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी मैचिंग करवाना है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 सनोवाल प्रपोसिव कोटा, या क्वेश्चन रिसर्च से रहा। ठीक है, ये भी रिसर्च से क्वेश्चन रहा। तो सनोवाल क्या होता है? ठीक है, सनोवाल जो होता है एक सनोवाल आइडेंटिफाई अदर रेस्पोंडेंट विद हेल्प ऑफ द इनिशियल रेस्पोंडेंट, ये क्या होता है आपका सनोवाल हुआ। ठीक है, यानी कि एक का जो आपका 4 ये जो है सनोवाल हो गया, आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक, परपोसिव क्या हो गया? परपोसिव जो आपका होता है ये होता है हैंड पिक्ड कैसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूजेबिलिटी, जो होता है ये
परपोसिव होता है, ठीक है, ये परपोसिव हो जाता है। कोटा क्या होगा, तो कोटा जो होता है इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रीफाइड सैंपलिंग, बार बार ये आता है, कोटा क्या होता है, स्ट्रीफाइड सैंपलिंग इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और कन्वेंस सैंपलिंग क्या हो जाएगा, कन्वेंस जो होता है आपका चूजिंग द नियरेस्ट इंडिविजुअल्स टू सर्व एज रेस्पोंडेंट, यानी कि इसका थर्ड हो जाएगा। क्या ऑप्शन है, 4 1 2 3, कहाँ है 4 1 2 3, 4 ये नहीं कट हो गया, 4 1 2 3 बिल्कुल सही है, यानी कि आप कहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक। इसका हिंदी वर्जन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, अभी जस्ट किए हैं। सनोवाल सैंपलिंग जो होता है, पहला क्या, प्रारंभिक उत्तरदाताओं की मदद से अन्य उत्तरदाताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही है जी, ये होगा। और स्व उद्देश्य क्या होता है, स्व उद्देश्य जो होता है विशिष्ट प्रयोज्यता के आधार पर केस चुनना, ये स्व उद्देश्य होता है, ठीक। कोटा क्या होता है, कोटा जो होता है अस्वीकृत प्रतिचयन के समतुल्य होता है कोटा। और सुविधाजनक जो होता है वो निकटस्थ विष्टियों को उत्तरदाताओं के रूप में चुनना, ये होता है, यानी कि 4 1 2 3 आपका सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही निकल के आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो यहाँ पर क्या है, अरेंज करना है आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है बढ़ते हुए क्रम में क्या प्रोबेबिलिटीज है, उस प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे जो हो जाएगा आपका सबसे बढ़ते हुए क्रम का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि स्मॉल से लार्ज होगा, क्या होगा, स्मॉल से लार्ज होगा, सबसे छोटा डी हो जाएगा, ठीक है। +3 के बाद क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा जी, +2 हो जाएगा, बढ़ते छोटा से बड़ा का मतलब छोटा से बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा से छोटा तो होगा, हाँ, डी बी हो जाएगा, ठीक है। डी के बाद सी होगा, मतलब कि इसको सही कर लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में करना है, तो सबसे पहले आपका ये डी होगा, यानी कि +3, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, उसके बाद आपका +2 ये सी हो जाएगा, ठीक है, फिर +1 बी हो जाएगा, फिर लास्ट में ये 0 हो जाएगा, यानी कि डी सी बी ए आपका एक ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ठीक। यानी कि हाँ, चलिए, आदर्श सामान्य विचर के निम्नलिखित अंतरालों को प्रायिकताओं को बढ़ते क्रम में रखें, जस्ट किए हैं। सबसे पहले ये डी, फिर आपका सी मतलब +2, फिर +1, फिर 0, यानी कि डी सी बी ए आपका बिल्कुल एक ऑप्शन यहाँ पे सही निकल के आएगा। अब आते हैं, यह क्या है, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो रिसर्च क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होता है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात कहा जा रहा है। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी द प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस टू रोल ऑफ थ्योरी इन रिलेशन टू रिसर्च इज, यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी है, द प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन टू द रोल ऑफ थ्योरी इन रिलेशन टू रिसर्च, किसमें ये इंक्लूड होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो डिडक्टिव में होता है, किसमें होता है, डिडक्टिव में होता है, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, डीजीपी जान लेंगे तो सही रहेगा, जनरल टू पार्टिकुलर होता है, डिडक्टिव होगा, और आईपीजी होता है जो कि इंडक्टिव हो गया, पार्टिकुलर टू जनरल का क्वेश्चन आएगा तो इंडक्टिव हो जाता है, ठीक। जो कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है तो ये डिडक्टिव में होता है, ठीक। जनरल टू पार्टिकुलर आता, पार्टिकुलर जनरल तो इंडक्टिव होता है। मात्रात्मक क्या है, मात्रात्मक शोध रणनीति में शोध के संबंध में सिद्धांत की भूमिका का मुख्य अभिविन्यास क्या है भी, तो निगमनात्मक है, क्या है, निगमनात्मक है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, whether the result of a study can be generalized beyond the specific research context refers to,
यानी कि वेदर द रिजल्ट्स ऑफ ए स्टडी, जो स्टडी होता है, कैन बी जनरलाइज्ड बिहाइंड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। किसमें रेफर करता है? ये एक्सटर्नल वैलिडिटी में रेफर करता है। ठीक, यानी कि क्या है, क्या किसी अध्ययन के परिणाम विशिष्ट शोध अंतर्वस्तु से परे सामान्यकृत कर सकते हैं, यह निम्नलिखित से संबंधित है। तो ये जो है बाह्य वैधता से संबंधित है। क्या है? बाह्य वैधता से संबंधित है। ठीक,